नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बीजेपी और जेडीयू का 17 साल पुराना गठबंधन टूट के कगार पर है। मोदी को बीजेपी की कमान सौंपे जाने से नाराज जेडीयू नेताओं के बयान बेहद तीखे, बेहद तल्ख हो गए हैं और माना जा रहा है कि जल्दी नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी से गठबंधन तोड़ सकते हैं। खबर यह भी है कि जेडीयू सरकार बचाने के लिए निर्दलियों के संपर्क में है। उधर बीजेपी ने भी आपात स्थिति पर विचार करने के लिए पटना में बैठक की है। अब सवाल है कि क्या 2014 से पहले एनडीए टूट जाएगा और क्या इस टूट फूट के बीच थर्ड फ्रंट की भी आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि जेडीयू इस वक्त ममता बनर्जी और नवीन पटनायक दोनों के संपर्क में है। एक ऐसे दागदार व्यक्ति के हाथों में देश का नेतृत्व सौंप दिया है। अपनी पार्टी का परिलक्षित होता है कि एनडीए की परवाह इनको नहीं है। सरदार पटेल का पूरा व्यक्तित्व वो जोड़ने वाला रहा और जबकि मोदी जी इस धारा को का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो तोड़ने वाली धारा है। सब खत्म हो गया। मान लो क्या, जब आडवाणी जी के जैसा नेता को दरकिनार कर दिया गया तो हम लोग कौन खेत मुकरम लिए। हम लोग बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि जिसकी छवि दागदार है, जिसका सेकुलर क्रेडेंशियल डाउटफुल है, जो देश को एकजुट नहीं रख सकता है, उसको आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। बीजेपी के लिए ये नए संकट का वक्त है, क्योंकि जेडीयू एक कदम आगे बढ़ते हुए अब गठबंधन तोड़ने के जुगाड़ में जुट गई है। जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को 15 जून तक पटना पहुंचने के लिए कहा है, जहां विधायकों की बैठक होनी है। खबर ये भी है कि 18 और 19 जून को शिवहर और सीतामढ़ी में होने वाली अपनी सेवा यात्रा नीतीश ने रद्द कर दी है। उधर जेडीयू के नेता लगातार निर्दलियों से बातचीत करने में जुटे हुए हैं। बहरहाल बिहार में सरकार चलाने के लिए बहुमत की 122 सीट चाहिए। नीतीश कुमार के पास इस वक्त 118 सीट है, जबकि बीजेपी के पास 91 सीट है। आरजेडी 22 सीटों पर काबिज है और निर्दलीय 6 सीटों पर है, जबकि कांग्रेस के पास महज 4 सीटें हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश को उम्मीद है कि बहुमत के लिए जरूरी 4 सीटें उसे निर्दलियों से हासिल हो जाएगी। लेकिन जिस खम के साथ जेडीयू के नेता मोदी के मुद्दे पर एनडीए गठबंधन तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, उन्हीं शब्दों में बीजेपी भी नीतीश को नसीहत दे रही है। हम मिलकर चलेंगे तो राज करेंगे, मिलकर नहीं चलेंगे तो जनता की उम्मीद पर पानी फेरेंगे। बीजेपी अब मोदी कह रही है, लेकिन बीजेपी के इस मोदी राग के खिलाफ अब नीतीश कुमार और रास्ते तलाशते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर एक नया फेडरल मोर्चा बना सकते हैं। इसकी एक झलक कोलकाता के रॉयटर्स बिल्डिंग में भी नजर आई, जहाँ जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इसके अलावा नीतीश दिल्ली में होने वाली बीजेडी की रैली को भी अपना समर्थन दे रहे हैं। चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। और इस मसले पर, इस घमासान पर एजेंडा के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या मोदी की बीजेपी से रिश्ते तोड़ना नीतीश की मजबूरी है? नीतीश को बीजेपी से रिश्ते तोड़ने का फायदा होगा या नुकसान होगा? तीसरा सवाल, क्या जेडीयू का साथ छूटने पर बिहार में बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? क्या जेडीयू के जाने के बाद एनडीए गठबंधन का भविष्य खतरे में है? और पांचवां और आखिरी सवाल, क्या नीतीश, ममता और नवीन पटनायक की तिकड़ी अब थर्ड फ्रंट की नींव डालेगी? नरेंद्र मोदी के कमान संभालते ही साफ हो गया है कि जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में खटास आना तय है। लेकिन हमारा एजेंडा साफ है, राजनीतिक मजबूरी अपनी जगह, लेकिन बिहार में स्थिर सरकार भी जरूरी है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली से जुड़ रहे हैं जेडीयू के नेता अली अनवर, बीजेपी के उदय सिंह है मेरे साथ पटना से ही, आरजेडी के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव मेरे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अली अनवर साहब, सीधा सवाल, क्या आप बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ने जा रहे हैं? देखिए, रिश्ता तो नॉर्मल नहीं है, ये बात सही है, और इसकी जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर नहीं है। हम लोग लंबे अरसे से जो बात कहते रहे हैं, उसको अगर हमारी समझ में अगर उसको नजरअंदाज किया गया
और जो हमारी पार्टी की ही बात नहीं है, वो देश हित की बात है, वो देश की एकता और अखंडता की बात है। सेकुलरिज्म जो है, हमारा संविधान कहता है कि सेकुलर इंडिया है, तो उसके प्रतिकूल हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग चेतावनी देते आए हैं, बात नहीं, बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? अगर नरेंद्र मोदी, अनवर साहब, अगर नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बना रही है बीजेपी, वो तो उनका आंतरिक मामला है, आपको उसमें क्या दिक्कत? अब ठीक है, ये तकनीकी रूप से हो सकता है, लेकिन उसके बाद का जो घटनाक्रम है और उसके बाद जिस तरह के जुमलों का इस्तेमाल किया गया है, तो हम लोगों को ऐसा मत समझिए कि हम लोग भी राजनीतिक जीव हैं, वो भाषा नहीं समझ रहे हैं। उसके पीछे जो चालाकी है, उसके पीछे जो उनकी मंशा है, उसको हम लोग भांपते नहीं हैं, आप भी भांपते हैं और सारा देश समझ रहा है इस बात को। मतलब आपका मानना यह है कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने वाले हैं और वो आपको कबूल नहीं? पब्लिक परसेप्शन क्या है और क्या आप मैसेज दे रहे हैं, किस तरह से मैसेज को कम्युनिकेट करा रहे हैं, तो ये सब समझता है। इसीलिए जिम्मेवारी उधर से है। हम लोग तो कोई अपने से बेचैन नहीं है, हम लोग तो बढ़िया से बिहार में चल रहा है। तो मतलब आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी दंगाई है, नरेंद्र मोदी धर्मनिरपेक्ष नहीं है, बाकी बीजेपी सेक्युलर है, आप ये कह रहे हैं? 7 साल से कोई परेशानी नहीं है, कोई छोटा मोटा भी विवाद नहीं हुआ, सब बढ़िया से चल रहा था। 2 हम लोग विधानसभा चुनाव जीते, पार्लियामेंट का चुनाव जीते, तो उस समय तो सब कुछ था, कोई बाहर का आदमी नहीं आया। तो वही बीजेपी तो सर्वसम्मति से तय कर रही है नरेंद्र मोदी का नाम जी। वही बीजेपी जिसके साथ आपका 17 साल पुराना गठबंधन है, अगर उनका शीर्ष नेतृत्व, उनके कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को चुन रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए, गठबंधन चलाने की जिम्मेवारी जो बड़ा दल होता है उसकी भी होती है, बल्कि ज्यादा होती है। तो जो हमारा कंसर्न है वो एड्रेस नहीं करेगा कोई, तो जाहिर है कि रिश्ते में खटास पैदा होगी। और कोई हमने समय नहीं दिया है ऐसी बात नहीं है। 15 जून तक मतलब आप बाहर निकल जाएंगे, एनडीए से बाहर निकल जाएंगे? नई परिस्थिति पैदा हुई है। 15 जून को क्या आप एनडीए से बाहर निकल जाएंगे अली अनवर साहब? 15 जून को आपकी बैठक होने वाली है, क्या ये तय माना जाए कि आप अब एनडीए से बाहर जाने वाले हैं? देखिए, हम लोगों ने अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में हम लोगों ने बजाबते प्रस्ताव पास करके आप लोगों ने देखा, उसमें कहा कि भाई हम यूं तो दिसंबर तक इंतजार करेंगे, इंडेफिनिट पीरियड तक इंतजार नहीं करेंगे, समय से चुनाव से पहले इसकी घोषणा होनी चाहिए। लेकिन कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को यह अधिकार होगा कोई निर्णय लेने का। वो निर्णय तो कभी ले सकते हैं, लेकिन वो विचार विमर्श की प्रक्रिया चला रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। हम लोग सब लोग अपना विचार दे रहे हैं। उदय सिंह जी, यहाँ पर आपके सबसे पुरानी सहयोगियों में से एक शिवसेना उससे पहले की है, आप पर सीधे आरोप लगा रही है कि आप गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं उन्हें बीजेपी एड्रेस करने को तैयार नहीं है। अली अनवर जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। नहीं, मैं उदय जी से पूछ रहा हूं अभी कि जेडीयू कब किसको छोटा दल और कब किसे बड़ा दल कहती है, ये अपने समय के हिसाब से कहते हैं। अभी हमें ये बड़ा दल कह रहे हैं, वैसे तो हमें बिहार में छोटे दल के तरह ही देखते आए हैं। आज सुबह से जिस तरह से जेडीयू के बिहार के मंत्री हमारे कद्देवार नेता नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है और हम लोगों को मंजूर नहीं है। बहुत लंबे अरसे से जेडीयू के साथ हमारा रिश्ता है, हम चाहेंगे कि ये रिश्ता चलता रहे, बिहार के हित में ये रिश्ता है। और मैं बता दूं संदीप जी कि बिहार में बीजेपी के अधिकांश कार्यकर्ता नाराजगी व्यक्त करते रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी की सरकार बिल्कुल ठीक तरह चले, उन्हें कोई बाधा न हो। बीजेपी ने करीब करीब झुककर उनका साथ दिया है,
इसलिए कि इसमें हमें बिहार का हित दिखता है। लेकिन अब तो ये समझिए कि दबाव के राजनीति का ये परिकाष्ठा हो गई कि हमने कोई एनडीए का कौन अगुवाई करेगा चुनाव में ये घोषणा नहीं किया है। हमने घोषणा की है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे चुनाव समिति के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष होंगे। ये भी अगर हमें अख्तियार नहीं है तो अब तो मैं अली अनवर साहब से कहूंगा कि वो ये भी बता दें कि हम लोगों के बीजेपी सांसदों के घर में रात को खाना क्या बने, ये भी अब जेडीयू वाले बता दें, वही तय कर दें हमारे लिए। क्योंकि ये तो हद हो गई कि हम मोदी जी को ये कहें। और मोदी जी क्या आ जाए हमारे बीजेपी में? मोदी जी उस समय हमारे पार्टी में थे जब नीतीश कुमार जी यहाँ रेल मंत्री थे। इतनी धर्मनिरपेक्षता की बात आज याद आ गई, उस दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। और धर्मनिरपेक्षता की जाके परिभाषा सीखें। जो धर्मों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, और यहाँ रामकृपाल भाई भी बैठे हैं, धर्मों को आधार बनाकर जो राजनीति कर रहे हैं वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी छतों पे से चिल्ला रही है कि सारा देश एक है, सब धर्म एक समान है, तो हम सांप्रदायिक हो गए। भाई कमाल है, क्या डेफिनेशन है? नहीं, आप सांप्रदायिक नहीं हो गए, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे हैं। बाकी अब आप सारे लोग सेकुलर हैं जेडीयू की नजर में। उदय जी, यहाँ पर ये फर्क भी देखना होगा जी, ये फर्क भी देखना होगा। जेडीयू अब आप सब लोगों को सेकुलर मान रही है, सिर्फ नरेंद्र मोदी से दिक्कत है। मोदी जी को नहीं मान रही, नहीं मान रही, वही तो कह रहे हैं। सिर्फ मोदी जी को नहीं मान रही जी। अब ये कोई बात हुई? अगर हम कल को जेडीयू के किसी नेता के बारे में कह दें तो कैसा रहेगा? ये रामकृपाल यादव साहब सीधे सीधे खालिस राजनीति हो रही है क्या? जो नरेंद्र मोदी 2002 में दंगे के उन पर दाग लगते हैं उनके दामन पर, तो नीतीश कुमार रेल मंत्री बने रहते हैं, जेडीयू एनडीए का हिस्सा बनी रहती है। लेकिन 11 साल बाद अब आपको सेक्युलरिज्म की याद आ जाती है। देखिए, ऐसा है कि बड़ा सवाल खड़ा किया है उदय जी ने, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूं। इन्होंने कहा कि लगातार 11-12 साल से सत्ता का स्वाद लिया है जदयू के लोगों ने। उसमें आदरणीय शरद जी भी थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी थे। उसी समय गुजरात की धरती रक्त रंजित हुई थी और देश में जग घसाई हुआ था। वो इनके लिए आज बहुत साल के बाद 6 साल बीत गए, मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। जदयू साथ में रही है, नरेंद्र मोदी साथ में रहे हैं, आरएसएस साथ में रही है। आरएसएस का विस्तार भी किया इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी का बढ़ावा भी किया है। इनके ही कंधे पर बंदूक रख करके सब कुछ हुआ है। अब ये बहुत दिन के बाद ये कह रहे हैं कि जो अब सेकुलर नहीं है नरेंद्र मोदी, इसलिए मैं हटूंगा। इनके नजर में ठीक कहा आपने कि अडवाणी जी सेकुलर हैं, सारे उदय जी सेकुलर हैं, केवल नरेंद्र मोदी कॉमनल हैं। अब ये मुझे परिभाषा नहीं पता चलता है। जिस अडवाणी जी के वजह से बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, पूरा देश में सांप्रदायिकता के बीज बोया गया था। और मैं मानता हूं कि अडवाणी जी ज्यादा दोषी हैं नरेंद्र मोदी से और उन्हीं के शिष्य के रूप में हैं। उस समय ये इनके हीरो हैं। अडवाणी जी जदयू के हीरो हैं, उनके नेता हैं, सब कुछ ठीक है। ये किस तरह का सेकुलर है? मैं यही जानना चाहता हूं जदयू के लोगों से कि ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अडवाणी जी सेकुलर हैं और ये नरेंद्र मोदी कॉमनल हैं। ये किस तरह की राजनीति हो रही है प्रभु? रामकृपाल जी, आपकी इजाजत से प्रभु से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, ये मौका परस्त राजनीति हो रही है प्रभु, या दरअसल अब काउंटडाउन तो हो गया है? ये बात भी तय है कि नरेंद्र मोदी नेता नंबर 1 हो गए हैं बीजेपी के, तो 11 महीने का जो वक्त है, तो थोड़ी भूल सुधार, थोड़ा रफू करने के लिए वो वक्त चाहिए जेडीयू को, इसीलिए वो आंखें तरेर रही है। देखो, एक अंग्रेजी में फ्रेज यूज करता हूं मैं, कन्विक्शन दीज डेज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। इसलिए ये कहें कि मैं किसी विचारधारा के अंदर विश्वास करता हूं, ये सब ठीक नहीं है। चाहे लालू जी हों जिन्होंने इंदिरावाद के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ झगड़ा किया, वो आज इंदिरा जी के साथ खड़े हैं, सोनिया गांधी को सबसे बड़ा नेता मानते हैं। नीतीश कुमार जी अडवाणी जी के साथ खड़े रहे, और मोदी जब वहां पर 2002 में, उसके बाद गुजरात में गए, कुछ नहीं बोले, इस्तीफा नहीं दिया। इसी तरह से हर पार्टी ने अपना अपना अवसरवादिता दिखाई है। पर सवाल ये है कि जो अभी इशू उठाया जा रहा है, नीतीश कुमार को मोदी कभी पसंद नहीं थे। ये पर्सनैलिटी क्लैश है,
ये वो कोई ये कहे कि मेरा आइडियोलॉजिकल क्लैश है या विचारधारा का झगड़ा है, बिल्कुल गलत बात है ये। क्योंकि मोदी जो नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने आप में एक इतने स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है कि उन्हें डेवलपमेंट किया है। हालांकि आप कह सकते हैं नीतीश का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उन्होंने भी काम किया है, परंतु नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के हृदय सम्राट हैं और मोदी उनकी सोल है, आत्मा है। सवाल ये है कि जनता दल यू को ये परेशानी होती है कि नीतीश कुमार के सामने उनसे बड़ी हैसियत खड़ी कैसे हो सकती है, क्योंकि अडवाणी से बात करना संभव है, परंतु अडवाणी के बदले अगर मोदी जी आते हैं तो नीतीश कुमार को बातचीत करने में शायद परेशानी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार समझते हैं कि वो भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने मोदी हैं और वो भी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं। ये सिर्फ अहम की लड़ाई है जो बात आपने कही प्रभु, या दरअसल कहीं ना कहीं चुनावी नुकसान? पूरी करूंगा जी, एक पूरी करूंगा एक बात में पूरी करूंगा, क्योंकि जो एक बात अभी किसी जेडीयू के कार्यकर्ता ने अभी जो बैठे हैं उन्होंने कहा था, मेरे को उस बात से मैं सहमत हूं। उनको इससे परेशानी नहीं थी कि वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, कि उसके बाद शरद यादव ने स्टेटमेंट भी दिया था कि हमारे कोई परेशानी नहीं है, परंतु उसके बाद जो कुछ हुआ है उससे जेडीयू के लीडर हैं वो घबरा गए हैं कि जिस तरह से अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया, और आज जो लखनऊ में जो हुआ है वो उसका सबूत है कि अडवाणी जी और अटल जी को बिल्कुल बेइज्जती करके ये लोग निकालना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दिया वहां। अमित शाह जब वहां गए तो बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर लगे हुए थे जिसके ऊपर ना तो अडवाणी जी का पिक्चर था ना अटल जी का पिक्चर था, बाद में अटल जी का पिक्चर लगाया गया। ये पहले छप चुके थे, गोवा में भी यही हुआ था कि बाद में लगाया गया, उसके पहले नहीं थे। तो इसलिए अमित शाह, ये जो मोदी के लोग जो हैं, मोदी चाहे नहीं चाहते होंगे कि मोदी को इनका सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को, उन्होंने काम करके दिखाया है, परंतु जिस तरह से एक एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है जिसके अंदर डिक्टेटरशिप नाम की बू आती है, जेडीयू के लोग शायद उससे घबराते हैं कि किससे बातचीत करेंगे। अगर बड़े दल का नेता ऐसा होगा जो किसी बातचीत नहीं करेगा तो वहां पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस खत्म हो जाएगा। आपने अहम सवाल उठाया प्रभु, क्या अली अनवर साहब ये दिक्कत है कि भाई जब आज की बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी की नहीं सुनी जा रही है जो उनके सबसे बड़े नेता हैं, तो आप लोगों की क्या सुनी जाएगी? क्या ये चिंता का सबब है आपका दरअसल? देखिए, पहली बात तो हमारे उदय बाबू बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत प्रतिष्ठित आदमी हैं, मैं उनका बहुत कदर करता हूं, लेकिन उनसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय मोदी जी बिहार नहीं आए, दो हम लोग असेंबली इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, तो उस समय भी तो बीजेपी कह सकती थी कि भाई हमारे पार्टी का मामला है, आप कैसे रोक सकते हैं। तो उस समय भी वो तलाक कह सकती थी, फिर हम लोग का गठबंधन टूट जाता। तो तलाक तो आप कह रहे हैं, अभी तलाक तो आप कह रहे हैं अभी और तभी कि ना, हम ये कहें कि उनको भी मौका था कहने का। आज उनको अपने पार्टी का अंदरूनी मामला, हम लोगों के दखल की बात कर रहे हैं, उस समय अंदरूनी मामला नहीं था, उस समय तो वो भी तैयार थे। तो क्या सिचुएशन बदल गया? तो हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि अभी हम ये बात कर रहे हैं, हम कंटिन्यूअस कहते जा रहे हैं। सवाल पब्लिक परसेप्शन का है, सबसे बड़ी बात कि पब्लिक में क्या मैसेज है, किसके बारे में क्या लोग सोचते हैं। और ये देश जज्बाती बातों से नहीं चलेगा ना, जज्बाती बातों से देश नहीं चलेगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये पब्लिक परसेप्शन की बात अली अनवर भाई कर रहे हैं। अली अनवर भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनकी बातों को मैं मानता हूं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन को देख के ही हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया है। और मैंने अली अनवर जी से अलग में भी ये बात कही है कि हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए एनडीए में कि अगर सबसे ज्यादा सीट बिहार में नीतीश जी की अगुवाई में आ सकती है तो लानी चाहिए। हमें लगता है कि हम देश भर में बीजेपी में सबसे ज्यादा सीट नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में ला सकते हैं चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाकर। उसके बाद एनडीए फैसला करे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हमने एनडीए का हक नहीं छीन लिया, हमने कोई मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। इसलिए जदयू की जो ये रवैया दिख रही है, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहा है। नहीं, अगर हम लोगों ने ये घोषित कर दिया होता मोदी आपके नेता नंबर 1 बन प्रधानमंत्री जी बन जाए, दिक्कत ये है हमारे पार्टी के वो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बने, इसमें क्या आपत्ति हो गई इनको? उदय बाबू तकनीकी बातों में तकनीकी बातें कर रहे हैं, उदय बाबू तकनीकी बात कर रहे हैं, और इसी चतुराई और चालाकी को और उसके पीछे की मंशा को देश भी समझ रहा है, मीडिया भी समझ रहा है, हम लोग भी समझ रहे हैं।
इसमें क्या चालाकी है अली अनवर भाई? इसमें क्या, अगर हमें कहना होता तो हम सीधे तौर पे कह देते। नहीं, कह क्यों नहीं देते? शर्म नहीं आ रही? उदय जी, कह क्यों नहीं देते? जेडीयू जो आंख तरेरती रहती है आपकी तरफ, आप इनको क्यों नहीं कह देते छोड़ना है तो छोड़ दो? आवश्यकता से ज्यादा नहीं करते हैं। नहीं, आप ही इनको कह दीजिए कि छोड़ना है तो छोड़ दो। आप इनका दामन क्यों पकड़े रखना चाहते हैं? अगर आपका कार्यकर्ता बिहार में लगातार ये आवाज उठती रहती है कि भाई जेडीयू का रवैया बेजा रवैया है, आप इनको बता दीजिए। दो कारण से, क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति ये रही है कि अपने सहयोगियों दल की बहुत कदर करती है। पर सुनते तो हो नहीं आप इनकी। लंबे अरसे से ये रिश्ता चला आ रहा है, इनके कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करते आप। है वो बिहार के लिए अच्छा है, क्योंकि वहां वो ताकतें फिर लौट के आने की संभावना उनकी बनेगी जिनको बिहार के लोग नहीं चाहते। नीतीश जी को ये बात समझनी चाहिए, जेडीयू को बात समझनी चाहिए कि अगर जेडीयू और बीजेपी के वोट में बिखराव होगा, पता नहीं किसको लाभ किसको नुकसान होगा। तो आपको भी तो ये बात समझनी होगी, नुकसान होगा। उदय जी, आपको भी तो ये बात समझनी होगी। अली अनवर यही बात कह रहे हैं कि वो अपने कंसर्न्स रेज करते थे कि नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने ना आए बिहार में। तो 2009 में भी आपने ये बात मानी, विधानसभा चुनाव में भी आपने ये बात मानी, आज आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं। आज परिस्थितियां बदली हैं। देश में जिस तरह उस समय नरेंद्र मोदी जी की मांग थी, उससे आज 100 गुनी ज्यादा मांग है। हम भी तो मांग देखकर चलेंगे, राजनीतिक दल हैं तो हम अपनी मांग हम न देखें कि देश क्या चाह रही है, देश के लोग क्या चाह रहे हैं। परिस्थितियों का अलग अलग आकलन है। उदय बाबू के लिए परिस्थितियां और हैं, हमारे लिए परिस्थितियां और हो सकती हैं। मैं आपसे मानता हूं, तो आप अलग आकलन करेंगे, हम अलग आकलन करेंगे। आप खुश करना चाहते हैं और अलगाववादी राजनीति करना चाहते हैं, उस तबके को शायद आपकी बात पसंद आ रही है, लेकिन हम देश को एक साथ बांध के ले जाना चाहते हैं। उनको ये बात पसंद नहीं आ रही, उनको हिंदुस्तान को आगे ले जाते देखना है। और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा नहीं हुआ बिहार में लोगों की नजर में है। रामकृपाल जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रभु मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रभु आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये महज नूरा कुश्ती है या अब टूट इमिनेंट है, अब ये रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा? मैं नहीं समझता ये नूरा कुश्ती है, क्योंकि बिहार के अंदर प्रॉब्लम बीजेपी को भी आने वाली है। बीजेपी के अंदर भी दो धड़े हैं, एक जो है नीतीश कुमार के साथ है। कई बार मैं कहता हूं कि फ्रेंड्स ऑफ नीतीश कुमार, फोनी जो लोग हैं जिनको मैं बोलता हूं, वो दिल्ली में भी बैठे हैं, वहां पर भी बैठे हैं। ये भी हो सकता है कि बीजेपी टूट करके कुछ ना कुछ लोग बीजेपी से छोड़ करके चले जाए नीतीश कुमार के साथ। जैसे एक पहले संजय थे वहां पर, वो बीजेपी में थे पर काम वो नीतीश कुमार का करते थे। और दूसरी बात ये परसेप्शन ये है कि बीजेपी कुछ मिनिस्टर जो हैं उनका परफॉर्मेंस जेडीयू सरकार के अंदर सबसे अच्छा है। हालांकि बीजेपी की परफॉर्मेंस देखी जाए तो लगता है उनके पास जो डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं। बीजेपी के लोगों का ये मानना कि बीजेपी वहां से बाहर आ जाएगी तो बीजेपी की परफॉर्मेंस जेडीयू से अच्छी होगी, ऐसे ओपिनियन पोल भी बता रहे हैं। और मोदी की पॉपुलैरिटी नीतीश कुमार से बिहार के अंदर ज्यादा है, ये भी स्पष्ट है सब ओपिनियन पोल के अंदर। तो ये लगता है कि अगर बीजेपी बाहर आती है, तो अभी कह रहे हैं उदय बाबू बार बार कह रहे हैं कि हम धर्म निभा रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर अंदर से ये भी चाहते हैं कि बीजेपी निकल आएगी तो उससे फायदा हो गया जो महाराजगंज में हुआ है, नहीं तो वो रिपीट हो जाएगा बात के अंदर। क्योंकि 6 असेंबली सेगमेंट में सबके जेडीयू के कैंडिडेट हारे हैं वहां पर 30,000 वोटों से। तो महाराजगंज हालांकि सीट उनकी थी आरजेडी की, पर उन्होंने जिस मार्जिन से जीता है और 4 असेंबली सेगमेंट जिसमें जेडीयू के लोग थे वहां भी जीते हैं, तो मेरे को लगता है वो कास्ट पोलराइजेशन हो रहा है जो बड़े, यानी कि आपका कहना यह है कि जेडीयू को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा हो सकता है। और ऐसे में आरजेडी की क्या बाँछें खिलती है? आप मुस्कुरा भी रहे थे रामकृपाल यादव साहब, इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं क्या कि लड़ने दो, आपका फायदा हो जाएगा, आप हाशिए पर चले गए थे? देखिए, बात दरअसल ये है कि जदयू और भाजपा दोनों मिलकर के चुनाव महाराजगंज में लड़ रहे थे लोग। ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि जदयू केवल लड़ रही थी, भाजपा नहीं लड़ रही थी। दोनों लोगों ने, दोनों के नेताओं ने पूरी मजबूती के साथ प्रचार, भाजपा ने तो आपका फायदा कराया रामकृपाल बाबू, ये बात तो मानिए आप। नहीं, मेरा फायदा नहीं करवाया, क्योंकि बिहार की जनता अब इन लोगों से ऊब गई है। इन लोगों ने जो शासन देने का काम यहां उदय बाबू बोल रहे हैं, इन्होंने भी रैली की थी, पीरा रैली की थी, याद होगा इनको, और सरकार के परफॉर्मेंस पर सवाल उठाया था जी। अब शायद भूल गए हों, नहीं जानते, मगर आप नहीं भूले होंगे, हाल के दिनों की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो सरकार है, लोगों ने नकार दिया है। विगत 7 वर्षों से जो सरकार चल रही है, हर मोर्चे पर विफल हुई है। लंबी जो चौड़ी भाषण, आश्वासन, विज्ञापन,
यही सरकार थे। सतही स्थिति बिल्कुल खराब है। चलिए, आपको मुस्कुराने का मौका मिला है। अगर दो पुराने सहयोगी आपस में इस तरह से लड़ते हैं, चर्चा मैं आप चारों से जारी रखूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। एजेंडा में आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी और जेडीयू में जो तनातनी लगातार बरकरार है और आसार ऐसे लग रहे हैं कि एनडीए बिखर भी सकता है। मेरे साथ तीन वरिष्ठ नेता बीजेपी के उदय सिंह, जेडीयू के अली अनवर साहब और आरजेडी के रामकृपाल यादव, साथ ही साथ न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला भी। प्रभु, जो ये बिखराव के आसार दिख रहे हैं, क्या इसमें अब थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा भी एक सच्चाई के तौर पर उभर कर आता दिख रहा है क्या आपको? क्योंकि जेडीयू इस वक्त ममता बनर्जी और नवीन पटनायक से भी सीधा संपर्क साधे हुए। बिल्कुल, जो केसी त्यागी ने कलकत्ता में किया, चाहे वो सिंबलिज्म कह सकते हैं आप उसको, परंतु ये लगता जरूर है कि दोनों नेशनल पार्टी में मिलकर के शायद 300 सीटें नहीं लगेंगी, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो उन 300 अगर सीटें कम आ जाती है तो 250 सीटें थर्ड फ्रंट के पास आएंगी, जिसमें अलग अलग किस्म के लोग हैं, लेफ्ट के लोग भी हैं, ये भी हैं। उसमें एक्सेप्टेबल कैंडिडेट कौन होगा, चाहे उनको कांग्रेस समर्थन दे, चाहे बीजेपी पे लो समर्थन, ये बाद में तय होगा। परंतु सवाल ये बात का जो पहले आपने इशू है, थर्ड फ्रंट मर्ज होने की पॉसिबिलिटी अब ज्यादा हो गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी वैसे सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उनके सब चीजें कहने के बाद भी जो कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबिलिटी एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में है, जिसको बाकी सेक्युलर पार्टियां जो इग्नोर नहीं कर सकती। और दूसरा, उनका निजी स्वभाव ऐसा है जिसकी वजह से लोग उनसे कंफर्टेबल डायलॉग भी नहीं कर सकते। मेरे को लगता नहीं है कि उनसे बातचीत करने में आसानी होगी। तो राष्ट्र का नेता कैसा होना चाहिए? थर्ड फ्रंट के जितने भी नेता हैं, बहुत सीनियर राजनीतिक नेता हैं, उनके सामने मोदी शायद अच्छा काम कर रहे हो, परंतु को लगता है कि मोदी जब तक उनसे बात नहीं करे आगे निकल करके, जिम्मेवारी अब मोदी की है कि अगर वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं तो बाकी दलों के साथ के अंदर भी उनको डायलॉग खोलने की कुछ प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। काफी कैंपेन करने से या अमित शाह जैसे लोगों को आगे लगाने से कहीं सरकार नहीं बनती है। इसलिए थर्ड फ्रंट बनने के चांसेस अब कुछ ज्यादा हो गए हैं कि उनकी एक ही आइडियोलॉजी है थर्ड फ्रंट लोगों की, वो एंटी कांग्रेस भी है, एंटी बीजेपी है, उस धड़े पर सारे के सारे इकट्ठे हो सकते हैं। बिल्कुल, एनडीए प्लस की जगह एनडीए माइनस होता दिख रहा है और थर्ड फ्रंट भी एक सच्चाई के तौर पर उभरता दिख रहा है। क्या आप थर्ड फ्रंट बनाएंगे अली अनवर साहब? आप बात कर रहे हैं अब ममता बनर्जी से भी, नवीन पटनायक से भी। देखिए चौधरी साहब, हम लोग समाजवादी धारा के हैं और हम लोगों के एक नेता किशन पटनायक जी थे, उन्होंने एक किताब लिखी, विकल्पहीन नहीं है दुनिया। तो विकल्प हैं, सारे विकल्प हैं हम लोगों के साथ। मतलब तीसरा मोर्चा बनाएंगे आप? देखिए, अभी तो जिस मोर्चे में है अभी उस पर हम तय करने वाले हैं। उस पर तय करने के बाद आगे की बात। किशन पटनायक ने कोई मोर्चे सब कोई तर्क जो लिखे थे, उन्होंने कुछ सोल्यूशन नहीं दिया था उन्होंने कोई। नहीं, पर मैं प्रभु जो आप बात कर रहे हैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो केसी त्यागी को ऐसे ही थोड़ा भेज दिया आपने अनवर साहब ममता दी से बात करने के लिए? कोई माछेर झोल थोड़ा खाने गए थे वहां पर? हमने कहा कि सारे विकल्प खुले हुए हैं और सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हम लोग तो आपसे भी बात करना चाहते हैं कि क्या किया जाए, नई जो परिस्थिति पैदा हुई है। उदय जी, एनडीए के लिए, खास बीजेपी के लिए जो बात आप एनडीए प्लस का एक सपना देख रहे थे, यहां एनडीए माइनस होता दिख रहा है क्या? आपके पोटेंशियल एलाइज भी शायद नरेंद्र मोदी के चलते आपके साथ नजदीकी दिखाने लायक सूरत में ना हो, इस ओर साफ प्रभु चावला भी इशारा कर रहे हैं। संदीप जी, प्रभु चावला जी गलत साबित होंगे, समय आने दीजिए। मोदी जी किस तरह लोगों से बात करते हैं और क्या करते हैं ये सामने आ जाएगा। रह गई बात एनडीए माइनस की, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि एनडीए माइनस ना हो, एनडीए प्लस जरूर होगा। रह गई थर्ड फ्रंट की बात, तो मैं बता दूं कि देश के लोग देख चुके हैं कि ऐसे विकल्पों का क्या नतीजा होता है। और आज नहीं, आप अपनी हालत देखिए ना उदय बाबू, आपके पास 18-20 घटक होते थे 2004 में, 2013 में आप कितने रह गए? जो देश को आगे ले ही ना जा सके, इसलिए ये थर्ड फ्रंट का सपना रह जाएगा। और जरूर
एक एनडीए की सरकार बनेगी और मैं मानता हूं कि जेडीयू भी उसमें रहे तो ये बहुत अच्छी नहीं नहीं, अभी बीजेपी की हालत क्या है? प्रभु भी 3 उंगलियां उठा रहे थे वहां पर। अगर जेडीयू आपसे हट जाता है, आपके पास बचेगा कौन? शिवसेना बचती है, शिरोमणि अकाली दल बचता है, और चौटाला अगर आप जोड़ना चाहें या फिर कुलदीप बिश्नोई, जो भी होता है हरियाणा में एक। प्रभु जी उसके आगे 2 अभी लगाएंगे थोड़े दिन के बाद, वो भी आप देखेंगे कि अभी 3 है, दूसरी उंगली से 2 लगेंगे, 23 होंगे। इसको कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। उदय भाई, सरकार बनाने में कई तरह की दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगी। देश की जनता मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, वो बनेगी। उदय भाई, आपके 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, पर जितने धड़े आपकी पार्टी में उतने नेता नहीं, उतनी पार्टियां नहीं है आपके साथ। सवाल ये कौन सा धड़ा, कौन सा एलआई लाएगा, अभी उसके बारे में फैसला करना पड़ेगा ना आपको। एक नेता का धड़ा तो आपको पूरा बिहार के अंदर, जिनकी दोस्ती प्रभु भाई, क्या दिक्कत है? थोड़ी दिन की बात है। नेताओं, हर आदमी का नेता का, अरे 8-10 महीने की बात है। देखिएगा, आइएगा राष्ट्रपति भवन, देखिएगा क्या भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होता है बीजेपी की अगुवाई में। 10 बार शपथ ग्रहण में गया हूँ, 10 बार पहले भी गया हूँ, 11वीं बार भी जाऊंगा, ऐसी बात नहीं, जरूर जाऊंगा। जी रामकृपाल जी, पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, रामकृपाल जी, ये तीसरे मोर्चा एक मृग तृष्णा है, सपना है या हकीकत है? जी हाँ, बिल्कुल ये सपना है, और देश की जनता कभी भी तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा कोई मोर्चा नहीं देखना चाहती। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सरकार देखना चाहती है, वो देखेगी। रामकृपाल जी, क्या ये मृग तृष्णा है, ये तीसरा मोर्चा, या ये हकीकत में तब्दील हो सकता है अब जो मौजूदा परिस्थिति है? रामकृपाल जी, आप ही से सवाल है ये। जी, मैं कुछ पूछा आपने, मेरी आवाज, आपकी आवाज मेरा सवाल ये है, ये तीसरा मोर्चा हकीकत अब आपको बनता दिख रहा है या ये मृग तृष्णा है? देखिए, बिल्कुल मैं स्पष्ट कहूंगा, मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि तीसरा मोर्चा का सपना कहीं दिख नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। विगत 1 साल से प्रयास किया जा रहा है, कुछ थर्ड फ्रंट के ख्वाब लोग देख रहे हैं, मगर चूंकि इतने ज्यादा नेता हैं उसमें और सब लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो जब इतने नेता, इतने एक ही प्रधानमंत्री का पद है, तो मैं नहीं समझता कि कोई अभी तक प्रयास के बावजूद भी कोई इसका नतीजा निकला है, और आगे भी प्रयास के बाद कोई नतीजा निकलेगा। देश में 2 ही ताकत जुटेगी एक साथ, एक जो एनडीए, जो सो-कॉल्ड एनडीए है, दूसरा यूपीए है जिसको भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, एक को कांग्रेस लीड कर रही है। ये दोनों ध्रुवीकरण होंगे। सेकुलर ताकतें एनडीए, सेकुलर ताकतें यूपीए के साथ रहेगी और एनडीए के साथ कॉम्युनल ताकत, यानी कि आरजेडी हमेशा कांग्रेस के हाथ तले रहेगी, सीधी लड़ाई होगी। आरजेडी हमेशा कांग्रेस के हाथ तले रहेगी। आप नहीं, आप तीसरे मोर्चे में कतई आपका कोई लेना देना नहीं। सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए हमेशा यह प्रयास किया है, आगे भी करेंगे। हम कॉम्युनल ताकत को कभी नहीं आगे बढ़ने देंगे, चाहे इसके लिए जितनी भी कुर्बानी देना पड़े, जितना भी त्याग देना। नहीं, तीसरा मोर्चा जो बनेगा वो भी तो ताकत जो है, वो भी तो खुद को सेकुलर कहने वाले लोग हैं ना। इनको तो कभी टॉयलेट कर ही नहीं सकते देश की जनता। वैसे उदय बाबू, संदीप जी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, देखते रहे, मगर कभी राष्ट्रपति भवन में ना आडवाणी जी जा सके और ना नरेंद्र मोदी जाएंगे। संदीप जी, मैं रामकृपाल जी को कहना चाह रहा हूं कि हम लोग भी नहीं चाहते कि कोई कम्युनल फोर्स की सरकार बने। बीजेपी से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष दल कोई है नहीं, और इसी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। देश को कहां बर्बादी के कगार पर ले गए, कहां से कहां उठाकर ले गए देश को, ये सब लोग जानता है। आडवाणी जी का सपना पूरा नहीं हुआ और न मोदी जी का सपना पूरा होगा। आडवाणी जी, मोदी जी मिलकर के भी अपना सपना नहीं पूरा हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट नहीं बनेगी, बिल्कुल तय मान के चलिए। देश की जनता कभी इजाजत नहीं देगी। जिस गुजरात 2014 में फिर बात करने का काम किया, बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने का काम किया, देश को कलंकित करने का काम किया, इस देश को कलंकित करने वाली जो ताकतें हैं उसको कभी भी भारत की जनता बर्दाश्त न की है, न आगे करने का काम करेगी। रामकृपाल जी, आपके नेता हैं लालू प्रसाद यादव, रामकृपाल बाबू आपके नेता हैं लालू प्रसाद यादव, क्या वो सपना संजोए नहीं बैठे हैं कि उनका भी नंबर लग जाए प्रधानमंत्री बनने का? या आप कांग्रेस के ही नीचे खुश हैं? कांग्रेस जब इस्तेमाल करना चाहती है कर लेती है, जब आपको बाहर रखना चाहती है बाहर बिठा देती है। देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बताता हूं कि प्रधानमंत्री का ख्वाब कभी लालू जी देखा नहीं, न देख रहे हैं।
हम ये जरूर चाहते हैं कि देश में सेकुलर ताकत मजबूत हो, उसके लिए हम लोगों ने त्याग किया है, तपस्या किया है, कांग्रेस को समर्थन दिया है। आगे भी सेकुलर ताकत मजबूत हो, नरेंद्र मोदी जैसा सत्ता में व्यक्ति ना आवे, उसके लिए हम जितना भी त्याग करना पड़ेगा करेंगे। और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को रोकने में अहम भूमिका पहले भी अदा किया है, और आज भी करेंगे। आप और जेडीयू तो एक राह पर हो गए, फिर बीजेपी आप जेडीयू और जेडीयू एक राह पर हो गए। उदय जी मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा रामकृपाल बाबू से। ये जदयू और भाजपा दोनों मित्र हैं और 11-12 साल तक सत्ता का स्वाद लिए हैं। न सेकुलर भारतीय जनता पार्टी है, न सेकुलर जदयू है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जितना दोषी नरेंद्र मोदी जी होते हैं, उससे कम दोषी जदयू के लोग नहीं हैं। दोनों ने मिलकर इस देश को बर्बाद करने का काम किया है। आप नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में, आडवाणी जी जब यूपी के बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने में जो अहम भूमिका अदा करने का काम किया है, उसको सब लोगों ने देखा है और ये दोनों मिलकर करने का काम किया है। प्रभु मैं आपसे जितना दोषी नरेंद्र मोदी हैं, करते थे, उससे कम दोषी वहां से तेल भर के हमारे मुसलमान भाई गुजरात जाते हैं। गुजरात से आपने नहीं देखा होगा किसी मुसलमान वाले यहाँ आते हुए। दोनों इस बात पे गौर कीजिए, जमीनी हकीकत देखिए, जमीनी हकीकत से दूर भागने से काम नहीं चलेगा। हकीकत तो आप देखिए, आपके क्षेत्र के लोग जाते हैं गुजरात, उदय बाबू वहाँ के हमारे मुसलमान भाई रो रहे थे, अच्छी जिंदगी बसर करने से रो रहे थे, धर्मनिरपेक्ष और संप्रदाय की बातें करते हैं। कितने दिन ठगेंगे लोगों को, नहीं ठगाएंगे लोग आगे। इसके तानाशाही हो चुका, समय पूरा हो गया आप लोगों का। कर ले, जिनकी दुहाई देना चाहते हैं वो कर ले, आप ही की बात नहीं बनेगी, सब सहयोगी साथी बात नहीं बनेगी, खत्म हो गई बात। बर्बाद करने का काम किया है। अब हमारे देश के मुसलमान भाई हो, हिंदू भाई हो, सब समझ रहे हैं सच्चाई क्या है। मैं यहाँ पर अब आखिरी एक सवाल, रामकृपाल बाबू, उदय जी, आखिरी सवाल मैं प्रभु से पूछना चाहूंगा। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु, आखिरी सवाल आपसे। आप भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन आपका तजुर्बा इतना लंबा है, इसलिए ये सवाल मैं आखिर में आपसे पूछ रहा हूं। क्या बीजेपी और जेडीयू अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे अभी तत्काल, या इसमें भी कुछ वक्त लग सकता है? आज लालकृष्ण आडवाणी ने शरद यादव और नीतीश कुमार दोनों से बात भी की है। देखो, डाइवोर्स के पेपर तो टाइप हो चुके हैं। उसके लिए मजिस्ट्रेट कई बार चांस देता है कि वो दोनों को आप एक महीना बात कर, नहीं 6 महीने तक का भी दे देते हैं वो तो मजिस्ट्रेट की 6 महीने देखिए। नहीं 6 महीना नहीं, मतलब वही कह रहा हूँ, पर डाइवोर्स के पेपर टाइप हो चुके हैं। सवाल ये है कि नीतीश कुमार का भी वहां पर अलग होना जरूरी है, क्योंकि उनकी अपनी पॉपुलैरिटी इतनी कम हो गई है वहां पर। क्योंकि जितनी एरोगेंस की बात उनकी सरकार के बारे में होती है कि नीतीश कुमार वो समाजवादी नेता नहीं रहे जो सबसे प्यार से बात करते थे। उनके अपनी मंत्रियों की परफॉर्मेंस बहुत खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो नीतीश कुमार का अगर वहां नुकसान हो रहा है, नीतीश भी चाहते हैं कोई एक डाइवर्ट किया जाए इश्यू को, परफॉर्मेंस से आप सेकुलरिज्म की तरफ लेके आएंगे तो हो सकता है कुछ अपनी कुर्सी। ये तो नीतीश की रणनीति हो गई प्रभु। लेकिन बीजेपी की बात करें, बीजेपी के भी लोगों से आप लगातार संपर्क साधते हैं। बीजेपी भी पल्ला छुड़ाने के लिए तैयार है क्या प्रभु? बीजेपी के लोग वो पल्ला छुड़ाने के लिए तैयार है क्या? जो है वहां पर जो नहीं, बीजेपी के ज्यादातर पल्ला छोड़ाने के तैयार है, क्योंकि पोलराइजेशन अगर नहीं होगा और उनके मिनिस्टरों की परफॉर्मेंस अच्छी है तो इस वक्त बीजेपी और लालू के बीच में झगड़ा होगा, ना कि नीतीश कुमार और लालू के बीच में होगा। लालू जी की परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबिलिटी अब ज्यादा है पहले से मामले में। जैसे इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद 2.5 साल में वापस आ गई थी, उसी तरीके से लगता है लालू की पॉपुलैरिटी इस वक्त नीतीश के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अल्टीमेटली झगड़ा बीजेपी और लालू के बीच में होने वाला है। चलिए, आपने रामकृपाल बाबू को मुस्कुराने का एक और मौका दे दिया। और रामकृपाल बाबू और उदय जी, अगर आप लोगों के बीच में टक्कर होने वाली है, हम और आपको लगातार बुलाते रहेंगे और स्टूडियो में आप हमारे एजेंडा और मुद्दा कार्यक्रम में एक दूसरे से लगता है आने वाले दिनों में थोड़े और जगह दिखाई देंगे। टिका जाएंगे, जदयू भाजपा कहीं टिकेगी ही नहीं। जनता ने इनको चित से उतार दिया है। चलिए, ये चलता रहेगा, ये दौर चलता रहेगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और IBNखबर.com पर हमने एजेंडा के दर्शकों से सवाल पूछा था कि क्या बीजेपी से नीतीश की दूरी बढ़ाएगी थर्ड फ्रंट के आसार। इस सवाल के जवाब में क्या है एजेंडा के दर्शकों की राय और क्या है देश का मिजाज, बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप
देख रहे हैं एजेंडा। IBNखबर.com पर हमने अपने दर्शकों से सवाल पूछा था कि क्या बीजेपी से नीतीश की दूरी बढ़ाएगी थर्ड फ्रंट के आसार, और आप में से 47% दर्शकों ने कहा हां, जबकि 53% कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आप भी दे सकते हैं अपनी राय, शामिल हो सकते हैं एजेंडा की बहस में। लॉग इन कीजिए IBNखबर.com। नमस्कार।